हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर क्लासेस। आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो पूरा बेसिक हिस्ट्री रही है, किस तरह से इनकी डिस्कवरी हुई, आपको समझाया था किस किस पर्सन का कंट्रीब्यूशन रहा। मेजॉरिटी में इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं कहाँ से हुई थी? मैक्सवेल की इक्वेशन से हुई थी। मैक्सवेल ने ही अपना मैथमेटिकल डेटा से सब कुछ बता दिया कि भैया ऐसे ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, और उसने बताया कैसे बनती हैं। जब कोई चार्ज एक्सेलरेट करता है ना, जब किसी चार्ज में ऑसिलेशन होता है या एक्सेलरेशन होता है, वो एक ही बात है, तब जाके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट होती हैं। स्टैटिक चार्ज, एक रुका हुआ चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं बना सकता, एक चलता हुआ चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं बना सकता कांस्टेंट स्पीड से अगर चल रहा हो। बट अगर वो चार्ज वाइब्रेट हो रहा हो, यानी वो चार्ज ऑसिलेट हो रहा हो, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट कर सकता है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। थोड़ा सा मूव करते हैं आगे की तरफ। अब आज की स्टोरी में जो आज का लेक्चर है, उसमें हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रिगार्डेंस में थोड़ी सी बात आगे बढ़ाएंगे। लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की क्या स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है वो दिखाऊंगा। मैक्सवेल ने कौन सी चार इक्वेशन को एक्सप्लेन किया बहुत डिटेल में, हमें बस इक्वेशन देखनी है शक्ल। आपसे मैक्सवेल की इक्वेशन कभी नहीं पूछी जाएंगी, है ना। उसने चार वो इक्वेशन जो पहले से डिस्कवर थी, उन सबको मिक्स करके उसने अपनी पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को उसने एक्सप्लेन कर दिया प्रॉपर वे में। तो वो सारी बातें आपको दिखाऊंगा, है ना। और फिर देखेंगे कि उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की जो इक्वेशंस थी उनसे कौन कौन से रिजल्ट्स आए। हमें सीधा रिजल्ट पे ध्यान देना है, हमें वो चीज़ नहीं पढ़नी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की उन इक्वेशंस को मैक्सवेल ने कैसे एक्सप्लेन करके उनसे सॉल्यूशन निकाले। दैट्स अ पार्ट ऑफ ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ये चार इक्वेशंस थी मैक्सवेल की, इन्हें मैक्सवेल इक्वेशन के नाम से जानते हैं, है ना। ये चार इक्वेशन ऑलरेडी बन चुकी थी, ध्यान रखना। ये मैक्सवेल ने नहीं बनाई, मैक्सवेल ने तो इनको कंबाइन करके पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक्सप्लेन करा था बस। आपने पढ़ा था गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, आपको याद होगा। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस या ई डॉट डी एस इक्वल टू एनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर आपने गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म पढ़ा था, आपको याद होगा कि टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स आपका जो पास आउट होता है किसी क्लोज सरफेस से, वो हमेशा जीरो होगा। ये आपको बहुत सही से सिखाया था, है ना। गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, उसकी फर्स्ट इक्वेशन कहलाता है। सेकंड लॉ, जो सेकंड इक्वेशन है आपकी, वो गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म है। मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन कौन सी कहलाती है? फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई, है ना। ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी बाई डी टी। अब बच्चे पूछते हैं सर ये कहाँ से आ गया हमारे पास, तो ये कहाँ से आया, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो ये वाली जो टर्मिनोलॉजी है ना, आपको ये पता है, ईएमएफ तो पढ़ा था तुमने, ई इज इक्वल टू डी फाई बी बाई डी टी। तो यहाँ पे इस ईएमएफ को ही चेंज करके लिख दिया है। कैसे लिखा होगा? ईएमएफ मतलब वोल्टेज। याद करो, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में ई इज इक्वल टू वी अपॉन एल आया करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ, डिस्टेंस मतलब। V की जगह E रिप्लेस कर दो, स्मॉल e। अगर आप वोल्टेज की जगह EMF वर्ड बोल रहे हो, अपॉन में L आ जाएगा। तो E की L से आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद मेरे पास स्मॉल e बनेगा, यानी स्मॉल e क्या बनेगा? कैपिटल E इंटू एल, है ना। तो मैंने यही करा है, इस स्मॉल e को E इंटू एल से रिप्लेस कर दिया। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इंटीग्रेशन फॉर्मेट में लिखी हुई है, क्योंकि भैया आपका मैक्सवेल बहुत बड़ा मैथमेटिशियन था, उसने बहुत डिटेल में मैथमेटिकल सोल्यूशन दिए हैं इनको। तो ऐसे फैराडे लॉ एक्सप्लेन, मतलब फैराडे लॉ लिखा उसने। एम्पियर का एक लॉ, आप कहोगे एम्पियर का लॉ तो सर जो था सर कुछ और था, ऐसा तो नहीं था। आपने ये पढ़ा होगा एम्पियर का सर्किटल लॉ इतना था, है ना, ये पढ़ा होगा पक्का। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, बिल्कुल यही था। बट इस लॉ में कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए थे, है ना। मैक्सवेल ने देखा था कुछ गड़बड़ है इस लॉ के अंदर, मैक्सवेल ने कुछ मॉडिफिकेशन किए थे, तो ये मॉडिफाइड लॉ बना था। ये एक नई टर्म उसमें ऐड हो गई थी, तो फाइनली ये लास्ट अल्टीमेट लॉ बना था, जिसको मैक्सवेल ने अपनी फोर्थ इक्वेशन बोला था। इसमें टेंशन मत लो, ये पार्ट जुड़ा था, इस पार्ट को हम डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। वैसे तो हमें उसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें इतना डिटेल में मैक्सवेल की इक्वेशन नहीं जाननी है। तो मैक्सवेल की ये चार इक्वेशन हैं, जिनकी हेल्प से मैक्सवेल ने पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म समझा दिया। ये कंप्लीट बुक है अपने आप में, है ना। ये पूरा सब्जेक्ट बन सकता है, मैक्सवेल की इक्वेशन की डिटेलिंग जो है इनके ऊपर बुक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के नाम से इरोडॉव की बुक आती है, आई इरोडॉव की। तो उनके अंदर मैक्सवेल की इक्वेशन को बहुत डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ है। तो मैंने तो शक्ल दिखानी थी तुम्हें, दिखा दी चारों की शक्ल, ठीक है। ये कभी लिखने को नहीं आएंगी, कुछ नहीं आएगा, डोंट वरी, ठीक है। चलो थोड़ी सी बात आगे बढ़ाते हैं कि भैया मैक्सवेल की इन इक्वेशन से जो भी उसने मैथमेटिकल डेटा किया होगा बहुत कुछ, उसने कुछ रिजल्ट्स निकाले। उसने कौन से कुछ रिजल्ट्स निकाले, उन रिजल्ट्स को मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे। देखो सबसे पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैक्सवेल ने अपनी इक्वेशंस को निकाला, वो था स्पीड ऑफ लाइट की टर्म्स में।
स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में जो फॉर्मूला आया c इज इक्वल टू 1/√ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये कैसे आया? अगेन मैथमेटिक्स इक्वेशन से आया, मैक्सवेल की इक्वेशन से आया, हमें उसका डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है। अभी ये रिजल्ट आया है, इससे क्या खास बात मैक्सवेल को समझ में आई? भाई एप्सिलॉन नॉट तो इलेक्ट्रिसिटी में आया करता था, है याद? इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में एप्सिलॉन नॉट की बात हुआ करती थी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं। म्यू नॉट की बात आपकी मैग्नेटिज्म में होनी शुरू हो गई थी, और इस फॉर्मूले में म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट को कंबाइन करके एक लाइट की स्पीड के बारे में आ रहा है। तो इसका मतलब मैक्सवेल ने इससे कंक्लूजन निकाला कि भैया इसका मतलब लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्योंकि लाइट के स्पीड के फॉर्मूले को एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट की हेल्प से डिटरमाइन किया जा सकता है। अगर आप भरोगे ना यहाँ पे वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की और म्यू नॉट की, कैलकुलेशन करके देखना, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 है ना, 8.8 या ऐसे लिख लेना, ये तो तुम्हारी टिपिकल पड़ेगी, इससे तो बेवकूफ़ी होगी रखना। सुनो दूसरे तरह से रखना, कैसे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो जानते हो ना, ये वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁻9 होती है ना। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी? 1/4 पाई × 9 × 10⁻9 है ना। ये वैल्यू ज़्यादा आसान है इसकी कैलकुलेशन। तो एप्सिलॉन नॉट की ये वैल्यू रख के देखना। म्यू नॉट की आपको वैल्यू ऑलरेडी पता है 4 पाई × 10⁻⁷। दोनों को इस फॉर्मूले में भर के देखना, सॉल्व करना, लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही आती है। ये तो इसमें बहुत बढ़िया बात थी। सोचो इस बंदे ने मैथमेटिकल रिजल्ट इतना सुंदर निकाला कि इससे एग्जैक्टली लाइट की जो स्पीड थी वही आ गई। तो इसका मतलब मैक्सवेल ने समझ लिया कि हाँ कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से कोरिलेट है हमारी लाइट। तो इसी तरह से लाइट को एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोला गया। ये तो फ्री स्पेस की बात है, तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट लगा रखा है। अगर फ्री स्पेस की जगह लाइट को किसी मीडियम में ट्रैवल करना पड़े तो फिर ये नॉट हट जाएंगे ना, फिर तो म्यू आ जाएगा और सिर्फ एप्सिलॉन आ जाएगा। तो फिर लाइट की स्पीड c की जगह कुछ और लिखी जाएगी v। भाई लाइट की इतनी स्पीड वैक्यूम में तो होती है, और ये वैक्यूम वाले पैरामीटर हैं। अगर इसकी जगह आप बिना वैक्यूम के पैरामीटर रख दो, किसी मीडियम के पैरामीटर रख दो, तो फिर लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ थोड़ी ना आएगी, कम आएगी। तो ये भी लिखा हुआ है, तो उसका थोड़ा मॉडिफिकेशन हो गया। तो ये रिजल्ट बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस रिजल्ट से मैक्सवेल को समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के पैरामीटर लाइट से रिलेट हो रहे हैं, लाइट की स्पीड से। तो इसका मतलब लाइट में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के दोनों कंपोनेंट होते हैं, यानी लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और ये बात सच साबित हुई जब हर्ट्ज ने इस चीज़ को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई भी कर दिया। ठीक है ना, मैक्सवेल की इक्वेशन की रिजल्ट है, तो ये पहला रिजल्ट है जिससे ये बात समझ में आई हम लोगों को। दूसरा रिजल्ट मैक्सवेल की इक्वेशन से जो बहुत इंपॉर्टेंट निकलता है वो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का रेशो। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का रेशो भी लाइट की स्पीड के बराबर होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी को मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी से डिवाइड करूं तो मेरे पास लाइट की स्पीड के इक्वल वैल्यू आती है। उल्टा मत कर देना, डोंट मेमोराइज B/E = C, ये मत कर लेना गलती से भी। इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ये इंटेंसिटी का रेशो C के इक्वल आता है। अगर ये मैक्सिमम वैल्यू है तो आप यहाँ पे नॉट लगा सकते हो, E0/B0, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इनका रेशो लाइट की स्पीड के बराबर होगा। ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से E/B का रेशो डायरेक्ट C के इक्वल होता है। मैक्सिमम वैल्यू है तो आप नॉट लगा सकते हो यहाँ पे। तो ये रिलेशन आपको कुछ जगह पे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प कर सकता है, या डायरेक्टली ये MCQ में पूछा जा सकता है एक नंबर में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड का रेशो क्या होता है। तो भैया वो रेशो लाइट की स्पीड के बराबर होता है। तो ये दूसरा रिलेशन हुआ जो ये भी इंटरप्रेट कर रहा है कि हाँ लाइट की स्पीड, लाइट के अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं, ठीक है। तो चलो ये बात हो गई। अब कुछ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में उसने क्या बोला कि द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस इज गिवन बाय दिस वन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होती है फ्री स्पेस में वो इस फॉर्मूले से गिवन होती है। अभी देखा आपने, ये फॉर्मूला मैक्सवेल की इक्वेशंस के सॉल्यूशन से मिलता है, ठीक है। C = 1/√ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। हाउ डज दिस रिलेशन इंडिकेट दैट द वेलोसिटी ऑफ ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज सेम इन फ्री स्पेस? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस रिलेशन से कैसे पता लगता है कि जितने भी टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, सर जितने भी टाइप का मतलब एक्स रेज, गामा रेज, रेडियो वेव, अल्ट्रावायलेट रेज, ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना। तो जितनी भी टाइप की वेव होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इन सबकी स्पीड फ्री स्पेस में एक जैसी होती है। मतलब एक्स रे को चलाऊंगा मैं वैक्यूम में तो वो भी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से चलेगी। मैं गामा रेज को चलाऊंगा तो वो भी इतनी स्पीड से चलेगी। अल्ट्रावायलेट को चलाऊंगा तो वो भी इतनी स्पीड से चलेगी। विजिबल वाली को चलाऊंगा तो वो भी इतनी स्पीड से चलेगी। तो ये
फॉर्मूला कैसे इस बात को जस्टिफाई कर रहा है कि आपके पास किसी भी टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो उसकी फ्री स्पेस में यानी वैक्यूम में स्पीड एक जैसी होगी, यानी वैक्यूम में इस बात से फर्क नहीं पड़ता किस टाइप की वेव है, एक्सरे, गामा, यूवी, इंफ्रारेड, कुछ भी हो, सारी लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती है। तो ये कैसे जस्टिफाई होगा इससे, सुनो ध्यान से। इन रेज का अलग अलग होने का मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक्सरे आया तो एक्सरे की फ्रीक्वेंसी कुछ और होती है, वेवलेंथ कुछ और होती है। रेडियो वेव आई, रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी कुछ और होती है, वेवलेंथ कुछ और होती है। विजिबल लाइट आई विबग्योर वाली, फ्रीक्वेंसी कुछ और, वेवलेंथ कुछ और, यानी कि इनकी ऊपर इनका डिफरेंशिएशन फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ से होता है। यानी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ बदल दोगे तो आपकी एक्सरे की जगह कुछ और बन जाएगी, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ बदल दोगे तो कुछ और वेव बन जाएगी। और आप देखो लाइट की स्पीड तो यूं कह रही है कि भैया देखो सिंपल सी बात है, मैं तो दो चीज़ों पे डिपेंड करती हूँ, म्यू नॉट पे और एप्सिलॉन नॉट पे। और आपको ये पता है ये दोनों तो हमेशा कांस्टेंट होते हैं, ये दोनों तो हमेशा कांस्टेंट होते हैं, नहीं होते, इनकी वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू होती है, तुम्हें ऑलरेडी भी याद है। तो इसका मतलब आप किसी भी टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चला लो वैक्यूम में, सबके लिए म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट तो एक जैसे ही होंगे ना, तो इसका मतलब उनकी स्पीड भी एक जैसी ही आएगी। बस यही आंसर है। Since mu naught and epsilon naught do not depend on the frequency or wavelength of a wave, mu naught epsilon naught को किसी से लेना देना नहीं है, ये दोनों एक कांस्टेंट वैल्यू होती हैं। किसी भी तरह की वेव हो, कैसी भी फ्रीक्वेंसी हो, कैसी भी वेवलेंथ हो, म्यू नॉट फिक्स है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, एप्सिलॉन नॉट फिक्स है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। कुछ भी हो, आप कैसा भी कर लो यहाँ पे हमेशा, तो आपके पास ये वैल्यू हमेशा फिक्स होती हैं, चाहे किसी भी फ्रीक्वेंसी की, किसी भी वेवलेंथ की आप वेव यहाँ पे ले आओ। ठीक है। सो इन फ्री स्पेस ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल विद द सेम स्पीड, यानी किसी भी टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी सबके लिए म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट सेम होंगे, सबके लिए सी ही आएगा आंसर अल्टीमेटली। यानी सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में सी स्पीड से यानी 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल करती हैं। दैट्स वाई मैं अगेन बोल रहा हूँ ये रिलेशन सिर्फ एक फार्मूला नहीं है, इससे मैक्सवेल ने तो बहुत कुछ बता दिया था और जो बिल्कुल सही बात भी थी। इतना बड़ा मैथमेटिशियन था, इतनी सारी चीज़ों को कोरिलेट करके कहाँ तक ले आया वो। ये फॉर्मूले का डेरिवेशन ग्रेजुएशन में आता है ना, जब कोई बच्चा बीएससी वगैरह करता है तो वहाँ पे वो ग्रेजुएशन की फिजिक्स में पढ़ता है इस डेरिवेशन को, ये कैसे मैक्सवेल की इक्वेशन सॉल्व हुई रियलिटी में। तो मैक्सवेल की इक्वेशन सॉल्व हुई, वहाँ से कुछ निकला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्टार्टिंग हुई, प्रूव करके हर्ट्स ने दिखाया, फिर जगदीश चंद्र बोस आए, उन्होंने भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन मार्कोनी आया, उस मार्कोनी पर्सन ने तो काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसमिट करके दिखा दी थी, और फाइनली वायरलेस कम्युनिकेशन का एस्टेब्लिशमेंट हो गया और दुनिया वायरलेस चीज़ों से वायरलेस चीज़ों से अवेयर हो पाई। बहुत सारी चीज़ें हम वायरलेसली ट्रांसमिट कर रहे हैं आज के टाइम पे, तो वो सब इन सब चीज़ों की वजह से ये सब में यही फॉर्मूला काम करता है। अगर आप वैक्यूम में कोई सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हो ना तो वो लाइट की स्पीड से जाता है, जहाँ पे लाइट की स्पीड इस फार्मूले से डिफाइन होती है, जहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कांस्टेंट आता है, ये मैग्नेटिक फील्ड का एक कांस्टेंट आता है। ठीक है भाई, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे कराना था, मैंने करा दिया यहाँ पे। अब आपसे डायमेंशंस पूछ सकते हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शायद AI में कभी पूछा गया क्वेश्चन है, इसकी आप डायमेंशन खुद से निकालोगे। अरे डायमेंशन निकालना तो आसान है ना, इसका क्या मतलब है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर आपको -12 दे रखी है, आप इसे नीचे ले जाओ तो +12 हो जाएगी 1/, में। इसका मतलब ये है क्या, स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, यानी ये जो दे रखा है वो इसी के इक्वल है, और ये आपको याद है लाइट की स्पीड के बराबर होता है, तो यानी इसकी डायमेंशन वही होगी जो लाइट की स्पीड के बराबर, यानी स्पीड की जो डायमेंशन होती है, और स्पीड की डायमेंशन LT-1 होती है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, सी, खत्म। कितना जल्दी आंसर निकल गया, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसकी आपसे कोई SI यूनिट पूछे तो फिर से वही बात आएगी, घूम फिर के यहाँ आ जाना, इसका आंसर सी के इक्वल है, तो सी की यानी स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। तो आई थिंक बात क्लियर हो जाएगी, ऐसे क्वेश्चन बन जाते तो उनसे घूमा मत करो। नाउ द नेक्स्ट वन, इंपॉर्टेंट चीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ EM वेव, एग्जाम में लिखने को पूछी जा सकती हैं, बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है ये, बोर्ड एग्जाम के लिए। राइट डाउन एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऐसे बोल देते हैं, या थोड़ा 3 नंबर का क्वेश्चन बनाना तो राइट डाउन एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो बहुत सारे फीचर हैं इसके पास। तो पहला फीचर पढ़ते हैं अच्छे से कि सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर प्रोड्यूस्ड बाय एसेलरेटेड चार्जेस। ये बात कल क्लियर कराई थी लास्ट लेक्चर में कि चार्ज एसेलरेट करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होंगी, क्योंकि एसेलरेटिंग चार्ज एक आपका टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, जिसकी वजह से फिर वो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आपका मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, वो फील्ड एक दूसरे को बनाते चलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती जाएगी। चलो अगली इंपॉर्टेंट बात,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं। ट्रांसवर्स नेचर का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव के चलने की डायरेक्शन तीनों आपस में 90 पे होती है ना, देखा था ना तुमने। तो ट्रांसवर्स नेचर का मतलब ये तो होता है कि वेव ऐसे जा रही है और उसके अंदर जो कंपोनेंट है वो परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड 3 डायमेंशन में ऐसे वाइब्रेट करेगा। तो यानी सब कुछ एक एक्स एक्सिस के अलोंग, एक वाई के अलोंग, एक जेड के अलोंग। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं। दैट मीन्स दे ट्रेवल इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वाई एक्सिस के अलोंग है, मैग्नेटिक फील्ड अगर जेड एक्सिस के अलोंग है, तो वेव कहाँ ट्रेवल करेगी? एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रेवल करेगी। क्या तीनों एक्सिस आपस में 90 पे होते हैं ना? तो इसका मतलब यहाँ पे तीनों चीज़ें, वेव के चलने की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की वाइब्रेशन, मैग्नेटिक फील्ड की वाइब्रेशन, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। डायग्राम्स आपको दिखाए थे लास्ट लेक्चर में इनके। तो इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रांसवर्स नेचर का बोलते हैं। इस पे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, ट्रांसवर्स होती हैं, कैसी होती हैं। ट्रांसवर्स का सिंपल मतलब ये होता है कि वेव जहां जा रही है उसके कंपोनेंट उसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहे हैं। नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर ए मटेरियल मीडियम। हाँ भाई, यानी को कोई मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए, सॉलिड लिक्विड गैस कुछ नहीं चाहिए इन्हें चलने के लिए, प्रोपागेट करने के लिए। अगर वैक्यूम भी है तो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल हो सकती है, उसमें कोई किसी तरह का इशू नहीं है। इनकी स्पीड कितनी होती है कि सर लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती हैं सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में। तो फ्री स्पेस में यानी वैक्यूम में जब बात करेंगे तो सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक्स रेज, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, रेडियो, माइक्रो, जो भी हैं सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्री स्पेस में वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से ट्रैवल करती हैं। अगर मीडियम कुछ और हो जाए तो लाइट की स्पीड थोड़ी घट जाएगी। उसको आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से निकालते हो 10th क्लास से, μ = c/v, कि भैया अगर कांच में ट्रैवल कर गई तो कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है। सी की वैल्यू तुम्हें पता है तो निकाल लो यहाँ से, v की वैल्यू अपनी स्पीड निकाल लो कांच में कितनी होगी। तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम लोग अपने ऑप्टिक्स के रूल लगा के निकाल सकते हैं। तो क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सारी की सारी वैक्यूम में सेम स्पीड से चलती हैं? हाँ। किस फॉर्मूले से जस्टिफाई होता है? इस फॉर्मूले से, μ0ε0, है ना भैया। μ0ε0 कांस्टेंट है तो सबकी स्पीड वैक्यूम में c के बराबर ही होगी। तो ये 4 प्रॉपर्टी हो गई हमारे पास। और देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन या उसकी जो स्पीड होती है फ्री स्पेस में वैक्यूम में, इससे गिवन होती है, इस फार्मूले से। ये मैक्सवेल की इक्वेशन का रिजल्ट है जो मैं डायरेक्ट याद रखना है। c = 1/√of μ0 × ε0, जहाँ पे ε0 परमिटिविटी होती है फ्री स्पेस की, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी आसानी से ट्रेवल कर सकती हैं फ्री स्पेस में। μ0 परमिएबिलिटी होती है, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितनी आसानी से मीडियम में से जा सकती हैं, उसके एक कॉन्स्टेंट को डिनोट करता है। तो इन दोनों का ऐसे रिलेशन होता है c से। अगली बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी एनर्जी। भैया इन वेव के पास एनर्जी होती है, एज दे प्रोपागेट थ्रू द स्पेस, इनकी एनर्जी कैरी करती हैं अपने साथ साथ, और वो एनर्जी इक्वली डिवाइडेड होती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कंपोनेंट के पास 5 जूल एनर्जी है तो मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट के पास भी 5 जूल एनर्जी होगी। ये बात जान लो अच्छे से। यानी जितनी भी एनर्जी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लेके चल रही है, हमें ना 100 जूल एनर्जी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसमिट कराई मैंने, एक चार्ज को ऑसिलेट करा के 100 जूल एनर्जी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कराई, तो उसका 50 जूल इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मेट में होगा और 50 जूल मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मेट में होगा। मैंने 5-5 जूल का एग्जांपल लेके दिखाया है। तो वो एनर्जी इक्वली डिवाइडेड होती है हमेशा। प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी वेव को पढ़ने के लिए आपको उसके फीचर जानने ज़रूरी हैं। अगली प्रॉपर्टी, फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी इस रेशो से डिफाइन होती है, c = E0/B0। फिर से वही बात, रिजल्ट है मैक्सवेल की इक्वेशन का, हम लोग डेराइव नहीं करेंगे क्योंकि उसके लिए जो मैथमेटिक्स चाहिए होती है वो मैथमेटिक्स थोड़ी सी हायर लेवल की यानी ग्रेजुएशन लेवल की है, और ये हमारे सिलेबस का भी पार्ट नहीं है कभी भी। ये कभी भी नहीं रहा, मतलब ऐसा नहीं अब नहीं है, कभी भी आपको मैक्सवेल की इक्वेशन के रिजल्ट्स नहीं प्रूव कराए जा सकते क्योंकि वो ग्रेजुएशन लेवल की मैथमेटिक्स का पार्ट है। तो रिजल्ट ध्यान रखने हैं बस। अगला पार्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास मोमेंटम भी होता है। ये मोमेंटम भी कैरी करती है। मोमेंटम का क्या मतलब होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है ना, नॉर्मली अगर लीनियर मोमेंटम की तुम बात करो, m मास का ऑब्जेक्ट है, इसको v वेलोसिटी से दौड़ा दो तो उसका लीनियर मोमेंटम कितना होता है? m × v होता है ना, ऐसा होता है। बट यहाँ पे हम लोग एनर्जी में मास कहाँ से लाएं, तो हम थोड़ा अलग तरह से फॉर्मूला डिफाइन करते हैं।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर मोमेंटम होता है, यानी वो किसी चीज़ पर स्ट्राइक होंगी तो प्रेशर क्रिएट करेंगी। आपको पता है ना, बहुत बड़ा सा एक ऑब्जेक्ट अगर बहुत हाई वेलोसिटी से चल के आ रहा है, टकरा जाए किसी से, तुमसे टकरा जाए, गाड़ी बहुत तेज चलती हुई, तो तुम्हें बहुत चोट लगेगी ना। ये दीवार पर टकरा जाए तो चोट लगेगी ना काफ़ी ज़्यादा। तो यानी अगर किसी चीज़ के पास मोमेंटम होता है तो वो किसी चीज़ के ऊपर प्रेशर भी क्रिएट करेगी, सिंपल सी बात। ऐसा ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मोमेंटम कैसे डिफाइन है सर? ऐसे डिफाइन है, एनर्जी कितनी है वेव की अपॉन उसकी स्पीड कितनी है। इस फॉर्मूले से डिफाइन करते हैं हम लोग किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के मोमेंटम को। एनर्जी सपोज यू होगी उस वेव की, मेरे को नहीं पता, जितनी भी है उस यू को भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मेट में। और स्पीड वैक्यूम में कितनी होती है? c होती है। तो p इज इक्वल टू यू अपॉन सी, इस फॉर्मूले से किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मोमेंटम डिफाइन होता है। हमें फिर से डेरिवेशन नहीं पढ़ना, ये सारे कॉन्सेप्ट मैक्सवेल की इक्वेशन के रिगार्डिंग्स में आते हैं। यू जस्ट नो द रिजल्ट। आपके काम बहुत आसान हो गए हैं यहाँ पे, आप सिर्फ रिजल्ट पढ़ रहे हो अच्छे से, ठीक है। अब भैया मोमेंटम होगा तो प्रेशर क्रिएट करेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, किसी भी सरफेस पे स्ट्राइक होगी तो होता भी यही है कि द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट ऑन अ सरफेस। इसके ऊपर क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है, ध्यान रखना, बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा गया है इस प्रॉपर्टी के ऊपर। अलग से क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी सरफेस पे प्रेशर कैसे या क्यों एक्सर्ट करती है कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी सरफेस पे आएगी तो वो प्रेशर क्रिएट करेगी उस सरफेस के ऊपर ऑन विच इट फॉल्स। जिस भी सरफेस के ऊपर आके गिर रही है, इस सरफेस के ऊपर आके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिर रही है, ये हमको दिखाई दे या नहीं दे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये इस सरफेस के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेंगी, क्योंकि ये अपने साथ एनर्जी भी लेके आ रही हैं, और एनर्जी है तो मोमेंटम भी है। बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पजेस बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम, दोनों चीज़ें होती हैं। भाई मोमेंटम किसी के पास है, कोई ऑब्जेक्ट चलते हुए आ रहा है, साइकिल तुम्हारे सामने चलती हुई आ रही है और साइकिल कोई ठोक दे तो तुम्हें थोड़ी सी तो चोट लगेगी ना। तो मतलब मोमेंटम अगर किसी का एकदम जीरो करोगे तो वो ऑब्जेक्ट तुम्हारे पर फोर्स क्रिएट करेगा, फोर्स होगा तो प्रेशर भी होगा। तो ऐसा ही होता है, जब भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी सरफेस पे पड़ती है तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास एनर्जी और मोमेंटम दोनों हैं, जिस वजह से वो उस सरफेस पे प्रेशर क्रिएट करेगी, क्योंकि ये प्रेशर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ने क्रिएट किया है, इसलिए इसको हम लोग रेडिएशन प्रेशर बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ काइंड ऑफ रेडिएशन, है ना, एनर्जी तो है ये, तो उसको रेडिएशन प्रेशर बोलते हैं। तो रेडिएशन प्रेशर क्लियर हो जाना चाहिए कि किस तरह से हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हो गई, ये सारी इंपॉर्टेंट, मैंने कुछ भी फालतू नहीं लिखा हुआ है, सारी प्रॉपर्टी जो मैंने लिखी हुई है सारी एक एक छांट के इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लिखी हुई है। तो नोट्स यही आपके अल्टीमेट नोट्स हैं, सब कुछ इनसे ही आने वाला है। आफ्टर डूइंग सो मैनी थिंग्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में इतनी सारी चर्चा कर लेने के बाद फाइनली हम लोग स्टार्ट करेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसमें तुम ये सारी वेव जो मैंने तुम्हें नाम लिखवाए थे, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये सारी तुम पढ़ोगे। देख रहे हो ना, धीरे धीरे जैसे जैसे आगे जाते जा रहे हैं वेव बहुत क्लोज होती जा रही है, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब गामा रेज बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की होती हैं और रेडियो वेव हाई वेवलेंथ की होती हैं। वेवलेंथ का क्या मतलब होता है? एक पीक से दूसरे पीक तक की डिस्टेंस देख लो, ज़्यादा डिस्टेंस है ना, और यहाँ पे देख लो इस जगह पे कितनी कम कम डिस्टेंस आ रही है, तो मतलब समझ जाओगे आप। तो जैसे जैसे आगे जाएंगे गामा रेज की तरफ बढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे हम पीछे जाएंगे रेडियो वेव के आसपास, तो फ्रीक्वेंसी घटती जाएगी, वेवलेंथ बढ़ती जाएगी। और जो बीच में छोटा सा पार्ट होता है इतना सा, इसे विजिबल स्पेक्ट्रम बोलते हैं, जिसमें 7 कलर आते हैं विबग्योर नाम के। विजिबल सेक्शन भी तो होता है ना, इन सबको पढ़ाऊंगा एक एक करके सारी बातें, कि ये वेव कैसे प्रोड्यूस की जाती हैं, क्या फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ होती है, और इनको कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, इनके प्रैक्टिकल यूजेस कहाँ पे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं इनके ऊपर, कि 2 यूज़ लिखो एक्सरे के, या एक ऐसा एप्लीकेशन है इसमें बताओ कौन सी रेज यूज़ की जाती है, उसको कैसे प्रोड्यूस करेंगे। छोटे छोटे से स्ट्रेट फॉरवर्ड से क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जाते हैं आपके लिए, ठीक है। तो इतना सारा पढ़ लेना, मुश्किल से 2 लेक्चर, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लेक्चर इसके बस और बचे हैं हमारे पास। 2 लेक्चर और आएंगे, कंप्लीट पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में बहुत अच्छे से तुम्हें कवर करा दूंगा, ठीक है। प्रैक्टिस शीट तुम लोगों को मिल जाएगी इसकी, तो सारे कि जितने भी क्वेश्चंस उसके ऊपर बेस्ड होंगे ऑलरेडी सब इसी लेक्चर में से तुम्हें मिलेंगे, तो उनको एक बार प्रैक्टिस कर लेना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की शीट में अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो फाइनली लेक्चर पूरा हुआ, अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे।